है कि आज हमारे बीच में आदरणीय पवन भैया मौजूद हैं। पवन भैया आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं और लगभग मैं सोचता हूँ शायद 16-17 साल पहले से ही मसूरी उत्तरांचल, आपको कहीं ये लगा कि शिक्षा में कुछ अधूरापन है और जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं उसमें भी कुछ अधूरापन है, वो जो खालीपन है उसकी तलाश करना चाहिए। तो उस तलाश की यात्रा आपने किस तरह से शुरू की और पिछले 12 साल 15 साल का आपका शिक्षा पे ही शोध है। सिद्ध नाम की एक संस्था सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज के नाम से मसूरी में कैंपटी फॉल, यदि आप गए होंगे तो कैंपटी फॉल के साइड वाली पहाड़ी पे है। शिक्षा में एक मौलिक काम आप लोग के माध्यम से हुआ। शिक्षा के बारे में बहुत सारी मान्यताएं भारत में हैं, लेकिन भारत की अंग्रेजों के पहले और उसके पहले शिक्षा के बारे क्या स्थितियां थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपनी स्थितियों के बारे में एक स्वीकृति है कि सब कुछ खराब था और ये मॉडर्न एजुकेशन के बाद कुछ ठीक हुआ है वगैरह वगैरह। तो उसका भी एक विशद अध्ययन आपका है। आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों यहाँ मौजूद हैं, दोनों ही शिक्षा पे अभी आ रही हैं, किचन में हैं। शिक्षा पे आपकी पूरी टीम पिछले कई सालों से संबंधित है। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला, मैं अमरकंटक था, कि आप लोगों का यहाँ शिविर होने वाला है और आप सब शिक्षा से जुड़े हैं। तो मेरी भी कहीं इच्छा थी कि आप लोगों से मौका मिले तो बात हो जाए, कुछ और मौका मिल गया। जैसा सोम जी का आग्रह है वैसे मैं शुरू करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी करीब अब 19 साल पहले हम लोग मसूरी आए थे। मैं कलकत्ते रहता था। मेरा संबंध बिहार और बंगाल दोनों से रहा है और आगे की उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई। तो उसके पहले की यात्रा मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन वो जैसा इन्होंने कहा कि कुछ सार्थकता की तलाश में हम लोग मसूरी पहुंच गए भटकते भटकते, और वहां पे गांव जाते थे हम लोग। मसूरी के पास बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं पहाड़ों में, वहां जाते थे और जाते जाते उनसे एक जान पहचान सी हो गई लोगों से। तो उनके आग्रह पे पहला स्कूल हमारा शुरू हुआ उस गांव में जहां स्कूल नहीं था कोई पहले से, क्योंकि छोटे गांव हैं वहां के, 10, 12, 15 परिवार के गांव होते हैं और एक ग्राम सभा जो होती है वो 5 या 7 गांवों को लेकर होती है। तो एक गांव सभा में एक स्कूल या ज्यादा से ज्यादा 2 स्कूल, तो उसके बाद भी 4-5 गांव ऐसे होते थे गांव सभा में जहां स्कूल नहीं। तो उन गांवों की डिमांड थी कि आप स्कूल शुरू करिए। तो हम लोगों ने अनौपचारिक तरीके से एक स्कूल की शुरुआत की 89 में। और उस समय क्योंकि हम लोग शहरी लोग थे और जैसा हिंदुस्तान का शहरी समाज है तो उसकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को लेकर के हम वहां पहुंचे थे। अब ये जो सारे शब्द मैं बोल रहा हूं ये तो अब के नए हैं, उस समय तो पता नहीं था कि हमारी कोई मान्यता भी है, इसका भी हमें आभास नहीं था। आज मैं देख पाता हूं कि थी। वो मान्यताएं क्या थी? वो मान्यताएं ये थी कि हमारे गांव के लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, और शहर के लोग फॉरवर्ड है, डेवलप्ड है, विकसित है। ये उस समय मान्यता थी। मैं नहीं जानता था इसके बारे में कि मेरी मान्यता है, पर ये थी। आज मैं उसका मूल्यांकन कर पाता हूं। दूसरी मान्यता थी कि जो भी पढ़ाई लिखाई के नाम पे हम स्कूलों में करते हैं वो ठीक ही है, उससे भलाई ही होगा। ये अनपढ़ हैं और इनको पढ़ा लिखा करके हम शिक्षित कर देंगे। मैं आपको फिर से पुनः उन शब्दों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। हम ये मानते थे कि ये अनपढ़ हैं और हम पढ़ा लिखा कर इनको शिक्षित कर देंगे। इस पे मैं दोबारा आऊंगा। और ये जो पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं इससे इनका भला होगा।
ये कुछ बातें रही होंगी हमारे दिमाग में। तो हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, जैसे पढ़ाई लिखाई जो भी, क ख ग सिखाओ, ABC सिखाओ, 1 2 3 सिखाओ, बड़े बच्चे हैं तो गुणा भाग जोड़ घटाओ सिखाओ, किताबें पढ़ाओ स्कूल की, वगैरह वगैरह। कुछ समय ये चला। उस दौरान हुआ ये कि हमारी पत्नी की वजह से खासकर वहां की गांव की कुछ महिलाओं से इनकी बातचीत होती थी। हमसे तो वो संकोच करती थी और मुझे ऐसे भी थोड़ा समय लगता है खुलने में, वो जल्दी खुल जाती है। तो वो गांव की महिलाओं से बातचीत होती थी उनकी, और वो लोग ये कहती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये पढ़ा लिखा करके आप हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये कहती थी कि ये पढ़ा लिखा कर आप बच्चों को न घर का रहने देते हैं न घाट का बनाते हैं। इसका मतलब क्या? तो वो ये कहती थी, देखो आप पढ़ा लिखा लेते हो, ये बच्चा जब पढ़ लिख लेता है या मान लेता है कि मैं पढ़ लिख लिया, तो दिन भर पैंट में हाथ डाल के घूमता है और हमको तो पिछड़ा मानता है, हमको तो छोटा मानता है, हमको अनपढ़ मानता है, बेवकूफ मानता है, और खुद को पढ़ा लिखा होने का भ्रम होने की वजह से और कुछ लाट साहब मानने लगता है। अब इससे घर का काम होता नहीं है, या घर का काम करता भी है तो बड़े मन मार के करता है। पहले नहीं था ऐसा, जब पढ़ा लिखा नहीं अपने को नहीं मानता था तब घर का काम कर लेता था। अब करता है तो मन मार के करता है। और लड़की पढ़ लिखने के बाद नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, तो अब उससे गोबर में हाथ नहीं डाला जाता। तो ये जो आप पढ़ा लिखा रहे हैं, इससे तो हम बर्बाद हो गए। ये तो बर्बाद हुआ ही, हमको भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसको कोई नौकरी मिलती नहीं, कोई 1000 में एक को मिल जाए तो मिल जाए, बाकी को नौकरी मिलती नहीं। तो ये आप तो हमको बद से बदतर कर रहे हैं। एक और उनका बहुत बढ़िया मुझे लगता है याद आ रहा है, वो कहते थे गांव वालों को आप पढ़ा लिखा कर शहर के लिए फिट करते हो और शहर वालों को विदेश के लिए फिट करते हो, और भला आप गांव का करने आए हो, तो क्या इसमें आपको विरोधाभास नहीं दिखाई देता? इस तरह की तमाम बातें, ये तो मैं कुछ नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूं, पर इससे आप समझ गए होंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी हम लोगों को की। बाद में हम लोगों ने इस पे एक शोध भी किया, काफी अच्छा, वो मैं उसको अच्छी एक शोध मानता हूं हमारी संस्था की ओर से। उसको हमने छापा भी, अ मैटर ऑफ क्वालिटी के नाम से। उसकी चर्चा भी हुई कुछ समय तक देश में। उसमें हम लोगों ने यही निकालने का चेष्टा किया कि शोध बहुत होती है हमारे देश में, आप सब शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों शोध हुई है। कुछ समय पहले शायद आपको याद हो, एक जॉन द्रेस करके एक अंग्रेज बेल्जियम के व्यक्ति हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी शोध हुई थी, प्रोब रिपोर्ट उसको कहा जाता है, प्रोब। इंडिया टुडे में बहुत उसकी चर्चा हुई और अखबारों में हुई। तो ये जब हमारी शोध थी उसके पहले की बात है, ये प्रोब की शोध। उसमें और हमारी शोध में बहुत बुनियादी फर्क था। प्रोब की रिपोर्ट क्या करती है कि एक खास तरह के सवाल लोगों से पूछती है। हमने अपनी शोध के दौरान यह महसूस किया कि लोग वही जवाब देते जैसा आप सवाल पूछते हैं। हो सकता है उनके मन में कुछ और भी बात हो, लेकिन क्योंकि आपने सवाल एक खास ढंग से किया है तो वो एक खास ढंग से उत्तर देते हैं। तो उससे पूरी बात पता चल जाए ये जरूरी नहीं है। मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप अगर गांव वालों से पूछें, जो हमने पूछा, कि क्या तुम स्कूल चाहते हो अपने गांव में? बिल्कुल चाहते हैं। क्या अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो? बिल्कुल भेजना चाहते हैं। इसका यही जवाब मिलता है। पर इससे पूरी बात साफ नहीं होती। आप सवाल को थोड़ा सा बदल दीजिए। आप पूछिए, ये जो बच्चा स्कूल जा रहा है तुम्हारा, क्या तुम उससे, उसकी प्रगति से या उसके व्यवहार से संतुष्ट हो? तो वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो बर्बाद हो गया, अब हमारी बात नहीं मानता है, अब पैसे ज्यादा खर्च करने लगा, इत्यादि इत्यादि। तो एक ही बात है
स्कूल भेजना चाहते हो? बोलेंगे हां। स्कूल भेजकर बच्चे जो स्कूल जा रहा है बच्चा, उससे तुम खुश हो क्या? तो वो दूसरी तरह का जवाब देंगे। इन दोनों के बीच में विरोधाभास है। इसको हमारे यहां के ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग जो शोध करता है वो इसको नहीं देखना चाहता या देखता नहीं। हम ऐसा महसूस मैंने किया। तो द्वंद्व में हम फंसे हैं। पढ़ाई चाहिए भी, जो पढ़ाई हो रही है उससे खुश भी नहीं है, उससे कुछ हाथ लगता हो ये भी नहीं है। कुल मिला के हमको ये लगा कि पढ़ाई लिखाई का ज्यादातर सब में ऐसा होता हो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ज्यादातर असर यह हो रहा है कि जो आदमी पढ़ लिख लेता है वो बाजार पे और ज्यादा निर्भर हो रहा है, वो पैसे पे ज्यादा निर्भर हो रहा है, वो वस्तु का उत्पादन छोड़ के पैसे को उत्पादन करना चाहता है। मतलब मैं खेत में खुद अपनी फसल लगाऊं, अपना कपड़ा खुद पैदा करूं, इत्यादि इत्यादि। इससे विमुख होकर के वो ये जो पूरा तंत्र हमने खड़ा किया है, उस तंत्र में एक पुर्जा बनने के लिए ललायित होता है। उसी के लिए हम उसको तैयार भी करते हैं। उत्पादन एक तरफ हो रहा है, हम उस उत्पादन को खरीदते हैं, दिल्ली में बैठ के, बंबई में बैठ के, रायपुर में बैठ के। उत्पादन करने वाला कहीं और है, उपभोक्ता हम सब है, हम उसको खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? पैसे से खरीदते हैं, रुपए से खरीदते हैं। ये दूरी जितनी बढ़ती है उत्पादन और कंजम्पशन के बीच की, उतना ज्यादा ये तंत्र मजबूत होता जाता है, जिसमें शोषण उसकी नाभि में है। और पढ़ाई लिखाई इस तंत्र में फिट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं कर पा रही है, ज्यादा से ज्यादा इस तंत्र में फिट होने के लिए कुछ कर देती है, कुछ सहयोग करती है। उत्पादन से दूर हटाने का काम हो रहा है। ये हम लोगों को वो जो 4-5 साल शुरू के थे, उसमें से हम लोगों को ऐसा पहले तो नहीं लगा, क्योंकि हमारी अपनी मान्यताएं थी। बाद में लगने लगा अरे हम कर क्या रहे हैं भाई, हम तो करने जा रहे हैं, भला हो रहा है नुकसान। ये जो महिला कह रही है ये झूठ नहीं कह रही है, ठीक ही कह रही है, क्योंकि वास्तविकता यही है। हम अगर देखें आंख खोल के तो सही बात है। तो जब ये एहसास हुआ तो हम लोगों को बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि अपना काम हर आदमी, अगर मैं चोरी भी करूं तो अगर कोई मेरा दोस्त पूछे चोरी क्यों कर रहे हो, तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूं। क्या करें, और कोई उपाय नहीं है, भूखे मर जाएंगे नहीं तो जो काम व्यक्ति करता है, कुछ भी करे, अच्छा बुरा, वो सही समझ के ही करता है। तो हम शिक्षा का काम कर रहे थे अपनी समझ में। तो जब ये लगा कि ये तो कुछ कबाड़ा कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो बड़ी पीड़ा हुई, सहन नहीं हुई। करें क्या? तो उस समय इत्तेफाक से, और ये इत्तेफाकी है, हमारी पत्नी एक सेमिनार में दिल्ली गई, कोई सेमिनार शिक्षा पे ही था। जब लौट के आई तो बहुत कागज का पुलंदा मिलता ही है सेमिनारों में, तो इनके पास भी था, तो हम उसको जरा एक नजर डालने लगे। तो बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक उसमें से एक जो पेपर था उस पर नजर गई। वो नंदना रेड्डी नाम की एक महिला ने, बेंगलोर में रहती हैं, उसने लिखा था, आज भी नाम याद है मुझे उनका। और उनके शुरू के 4 लाइन थी उस पेपर की। वो 4 लाइन महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी 1931 में, जब वो इंग्लैंड गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। उस समय किसी ने उनसे पूछा था कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा था, हम 100 साल पहले, मतलब 1931 की बात है, तो 100 साल पहले हम ज्यादा शिक्षित थे, और अंग्रेजों ने आकर के हमारा शिक्षा की, जो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की उपमा एक सुंदर वृक्ष से दी थी, अ ब्यूटीफुल ट्री।
तो उन्होंने कहा हमारी शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष के समान थी, जिसको अंग्रेजों ने जिसकी जड़ें खोद दी और खोदने के बाद उस पेड़ को छोड़ दिया सूखने के लिए। तो आज हम पहले से कहीं ज्यादा बदतर हालत में हैं। ये 4 लाइन वहां पे शुरू में थी, फिर नंदना रेड्डी ने अपनी बात जो भी लिखी। और ये 4 लाइन जो थी वो एक किताब से ली गई थी जिसका नाम था ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। एक धर्मपाल जी करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी। वो शोध ग्रंथ ही है। तो मेरी बड़ी उत्सुकता जगी कि भाई ये किताब को मंगाया जाए। तो मैं बड़ा ढूंढ ढांड के मैंने वो किताब मंगाई, ब्यूटीफुल ट्री। मिली नहीं आसानी से, और मिली, और जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे तो छक्के छूट गए। पहले ही इन महिलाओं ने अपने को ठीक ठाक कर दिया था, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ये धर्मपाल जी ने ये जो किताब लिखी उसको पढ़ा तो और छक्के छूट गए। उस किताब में अंग्रेज यहां आते हैं, वैसे तो बहुत पहले आ गए थे, आप सबको मालूम ही है, मतलब जहांगीर के जमाने से ये लोग आना शुरू हो गए थे, लेकिन इनके पांव जमने शुरू हुए 1757 के बाद। पहली पलासी का जो युद्ध हुआ 1757 में क्लाइव ने, उसके बाद इनके पांव जमने शुरू हुए। तो वो किताब में 1780 से लेकर के और 1860, ये लगभग 80 साल का जो पीरियड है, 80-90 साल का, या 100 साल मान लीजिए, इस 100 साल के पीरियड का चिट्ठा है उसमें। वो 100 साल अंग्रेज यहां पर बड़ी मेहनत से हिंदुस्तान को समझने की चेष्टा कर रहा है, उस पहले 100 साल में, कि ये लोग हैं कैसे भाई, यहां हो क्या रहा है। वो कुछ चीजें समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आती उनको। जैसे एक जगह एक अंग्रेज, बंगाल के एक इलाके में बिष्णुपुर है, वहां पे अंग्रेज, वो लिखा हुआ है, उन्हीं के रिकॉर्ड से मैं बात कर रहा हूं। वो कहता है ये कैसा गांव है, यहां घर में ताले नहीं लगाते लोग, और अगर किसी की कोई चीज खो जाए तो निश्चित मानिए कि 24 घंटे के अंदर वो गांव के बीच में एक चौपाल है जहां एक पीपल का पेड़ है, वहां वो रख दी जाएगी, वहां मिल जाएगी। तो अंग्रेज ये आश्चर्य कर रहा है कि ये जगह अजूबी जगह है। तो वो शुरू के जो 100 साल हैं उसमें अंग्रेज यहां बड़ी बारीकी से हम लोगों को अलग अलग इलाकों में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय की ये जो धर्मपाल जी का शोध है, ये उस जमाने के अंग्रेजी दस्तावेजों को उन्होंने ढूंढ के निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकालने की चेष्टा की कि हिंदुस्तान कैसा रहा होगा 1857 के पहले, क्योंकि 1857 के बाद का हिंदुस्तान और 1857 के पहले का हिंदुस्तान में बुनियादी फर्क है। 1857 के बाद अंग्रेज ये मानने लगा अब हमको यहां रहना है। उसके पहले वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कितने दिन रह पाएगा। उसके बाद उसकी नीति यहां बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाता है और अंग्रेजी शासन का राज आ जाता है ऑफिशियली। राज तो पहले भी उन्हीं का है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी है, दारोमदार उनका है। तो उसमें से 4 रिपोर्ट ये ब्यूटीफुल ट्री किताब से मैं आपको सामने रखता हूं संक्षेप में। एक विलियम एडम्स नाम के एडमिनिस्ट्रेटर हुए जो बंगाल बिहार के इलाके को, और उस समय का बंगाल बिहार का इलाका मतलब आज का बांग्लादेश भी उसमें शामिल है, और आसाम उत्तर पूर्वी इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है, उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है। तो आज जिसको हम बंगाल बिहार कहते हैं उससे दुगना समझ लीजिए। तो वो विलियम एडम्स बंगाल बिहार के इलाके की रिपोर्ट है स्कूल शिक्षा के बारे में। उसमें कहते हैं कि यहां करीब 1 लाख गांव हैं। पूरे भारतवर्ष में आज 5.5 लाख गांव हम मानते हैं। यूनाइटेड इंडिया में मतलब जिसमें पाकिस्तान शामिल और बांग्लादेश शामिल, उसमें 7 लाख गांव हम लोग मानते हैं, 7-7.25 लाख गांव। तो उसमें से 1 लाख गांव बंगाल बिहार के इलाके में। वो कहता है विलियम एडम्स, देयर इज नॉट अ सिंगल विलेज where there is not at least one school.
यानी एक भी गांव ऐसा नहीं है लाख गांव में से जिसमें कम से कम एक स्कूल ना हो। आज भी उस इलाके का अगर हम सर्वे करें, ये कटे हुए बंगाल बिहार का, तो भी आपको ऐसे सैकड़ों गांव मिलेंगे जहां स्कूल नहीं है। आज वो उस समय बोलता है एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां स्कूल नहीं है। अब ये अविश्वसनीय से लगता है। अगर किसी हिंदुस्तानी ने लिखा होता तो हम सोचते हैं कि गप्पे मार रहा है, लेकिन अंग्रेज अपनी नजर से देख के इस खाली रिपोर्ट कर रहा है। वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो जैसा देख रहा है वैसा रिपोर्ट कर रहा है। ये अंग्रेजी रिपोर्ट है। उसके बाद एक थॉमस मुनरो करके एक आदमी हुए जो दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी के सर्वे सर्वा हैं, गवर्नर हैं। उनकी रिपोर्ट है। और मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब आज का आंध्र, आज का तमिलनाडु, केरल का बहुत बड़ा हिस्सा और अपना कर्नाटक का बहुत सारा हिस्सा। वो कहता है यहां के 50,000 गांवों का सर्वे मैं कर चुका हूं, उसमें एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां स्कूल ना हो। यह थॉमस मनरो की रिपोर्ट है। ये सब रिपोर्टें 1780 से लेके 1790 के बीच की हैं। उसके बाद एक लिटनर नाम के सज्जन हैं जो पंजाब के इलाके में गवर्नर है। और पंजाब का मतलब वेस्ट पंजाब भी, जो अभी पाकिस्तान में है। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, मतलब बहुत बड़ा, पंजाब बहुत बड़ा इलाका, उसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा है, गंगानगर वगैरह का सारा हिस्सा है। तो वो भी यही बात कहता है कि यहां कोई स्कूल ऐसा, गांव ऐसा नहीं जहां स्कूल ना हो। और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो भी यही बात कहता है। आप इन सबको जोड़ें तो 3-3.5 लाख गांव की तस्वीर निकलती है कि यहां ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां स्कूल ना हो। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव। ये आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इलाके की रिपोर्ट नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां जहां की रिपोर्ट है वहां की रिपोर्ट विलक्षण है। हुआ क्या? गांधी जी को जो कहते हैं कि 100 साल पहले हम ज्यादा अच्छी हालत में थे, उसका प्रूफ इस किताब में है, ब्यूटीफुल ट्री में। हुआ क्या? तो उसका हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे अंदाज से, संक्षेप में बताता हूं, मेरे अंदाज से हुआ क्या कि 2-3 चीजें हुई। मुख्य रूप से 2 बात। एक, यहां का रेवेन्यू सिस्टम बदला गया। कैसे बदला गया? यहां का रेवेन्यू सिस्टम क्या था? तो यहां राजा थे, नवाब थे, ये सब लोग थे। राजा सिस्टम यह है कि प्रजा से 1/6 हिस्सा पैदावार का लेता है लगान के रूप में। छठ उसको बोलते हैं। कभी कभी बहुत संकट के समय में जब लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो वो 1/4 हिस्सा लेता है, जिसको चौथ कहते हैं। तो छठ या चौथ, चौथ हुआ 25%, छठ हुआ 18-19%। तो 18-19% से लेके 25% के बीच में पैदावार से ले लिया जाता है। और मानिए ये पैदावार हर साल घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, क्योंकि कभी ज्यादा अनाज हो गया, कभी अनाज कम हो गया। तो राजा उसी हिसाब से अपना परसेंटेज फिक्स्ड है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। यह मुख्य बात है। अब होता क्या है, और उस समय भंडारण का भी सिस्टम है कि 10-5 गांव के बीच में कुछ रहता है, उनके पास एक कोष जिसमें कुछ अनाज रहता है। तो दुर्भिक्ष आ गया तो उसका पहले से इंतजाम है, जो हम लोग मानते हैं कि 12 साल में एक बार तो आएगा ही। खैर, अंग्रेज जब यहां आते हैं तो अब एक बात आपको बताना पड़ेगी मुझे कि ये लैंड लॉर्ड जो नाम है ना, ये हमारी भाषा में आपको नहीं मिलेगा। ये हम लोगों में भूस्वामी जो बोलते हैं, ये उसका ट्रांसलेशन है। ये हमारे भाषा में मूल रूप से ये शब्द नहीं है, क्योंकि यहां ये माना जाता है सभई भूमि गोपाल की। तो भूमि का आपका स्वामित्व नहीं है। आप भूमि पे खेती करते हैं, रहते हैं, वो ठीक है, पर यह भूमि किसी की हो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर देश के हिस्से में यह बात है। अंग्रेज इंग्लैंड में लैंड लॉर्ड्स हैं। जो लोग वहां बसते हैं उस लैंडलॉर्ड की जमीन में, वो टेनेंट्स हैं, माने किराएदार हैं। और आज मैं आपको बताऊं, मेरा एक बार मौका लगा इंग्लैंड जाने का, ये बात है करीब 98-99 की। तो हम लोग स्कॉटलैंड गए,
मेरी एक दूर की बहन वहां रहती है, उसके पास 2-3 दिन के लिए गए, तो उधर पता चला कि आज भी स्कॉटलैंड का, अगर बड़े शहरों को आप छोड़ दें, एडिनबरा वगैरह को, तो आज भी स्कॉटलैंड की 95% भूमि 3% परिवारों के पास है। आज 21वीं शताब्दी में 3% परिवार के पास 95% भूमि है, जो वहां के बड़े लैंडलॉर्ड हैं। उनकी हिस्ट्री अगर आप ट्रेस करें तो मजेदार बात यह दिखाई देती है कि वहां वो जो परिवार का आज वारिस है, उसका परदादा यहां गवर्नर जनरल था हिंदुस्तान में, या वाइसरॉय था। ये आप ट्रेस कर सकते हैं, नाम से ही ट्रेस हो जाता है। खैर, तो वहां पे लैंडलॉर्ड का सिस्टम है। लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से 70 से 75% रेवेन्यू लेता है इंग्लैंड में उस समय, और उस 70-75% में से 50% अपने पास रख करके 25% सरकार को देता है। यह उस समय का वहां का इंग्लैंड का सिस्टम है। तो यहां पे अंग्रेज ये बहस करते हैं कि भाई क्या करें, यहां तो ये 18% 25% लेते हैं, और कहते क्या है, वो लिखा हुआ है, ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं सब। वो कहता ये है कि दिस इज अ वेरी अनसाइंटिफिक वे ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। ये गैर वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक क्या होगा? बोले वी हैव टू रन अ गवर्नमेंट, हमको तो सरकार चलानी है, हमको तो नौकरी में रखना है लोगों को, तो नौकरी तो फिक्स्ड होती है, तो फिक्स्ड हम रेवेन्यू दें, मतलब खर्चा करें, और इनकम फ्लक्चुएटिंग हो, यह अनसाइंटिफिक है। तो हमको इनकम को भी फिक्स करना पड़ेगा, एक तर्क। दूसरा तर्क कि भाई हम इनसे 18% 25% कैसे ले सकते हैं? हमारे यहां हम जब 75% ले रहे हैं जनता से, तो यहां जब हम सरकार चलाने आए हैं, दूसरे देश में आए हैं, तो अपनी जनता से जो लेते हैं उससे तो ज्यादा ही लेना होगा, कम कैसे ले सकते हैं? तो एक स्कूल ऑफ थॉट अंग्रेजों के बीच में बहस चलती है। तो एक पक्ष यह है कि यहां पे 80 से 85% रेवेन्यू करनी चाहिए। दूसरा पक्ष बोलता है अगर आप सीधा बढ़ा दोगे इसको, 18-20 से लेके 85 कर दोगे, तो यहां बगावत हो जाएगी, लोग मार देंगे, आपको भगा देंगे, तो एक साथ मत करो। तो बहुत बहस के बाद वो फिक्स करते हैं 50 से 55%, और फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, 10 साल का हर क्षेत्र का पैदावार का आंकड़ा निकालते हैं कि इस साल कितना पैदा हुआ, इस साल कितना हुआ, 10 साल का आंकड़ा निकालते हैं, फिर उसका औसत निकालते हैं। औसत निकालने के बाद उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर 1 एकड़ से 100 मन अनाज होता है, तो एक अनाज की कीमत क्या है, उसके हिसाब से उसको रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसको 55% से ला करके बोलते हैं 1 एकड़ से हम इतना रुपया लेंगे। तो अगर 36 ये इलाका है, तो इस इलाके की बोली फिर लगाई जाती है। वो सब आपको पता है, जमींदार कैसे बने वगैरह वगैरह। मुगलों के जमाने में भी मिले, इन्होंने उसको एकदम स्थापित कर दिया। तो रेवेन्यू फिक्स हो गया, तो गांव वालों को रेवेन्यू देना ही है। आपके पास छोटी जमीन है, आपके फिक्स हो गया, आपको 200 रुपया देना है। बड़ी जमीन है तो उसका भी फिक्स हो गया, इतना देना है, रुपए में फिक्स हो गया। अब कम हो ज्यादा हो, आपको उतना देना है। हुआ क्या, और उसके बाद अनाज का बहुत बड़े तादाद पे मैनिपुलेशन अंग्रेजों ने शुरू किया। उसकी वजह से यहां पर हालत ऐसे भी पतली होने लगी, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पे छाई, और इसकी वजह से और भी बड़े पैमाने पे छाई। तो छोटे किसान अपनी जमीन को छोड़ के भाग गए कि भाई हम तो नहीं दे सकते ये, और मार पड़ेगी तो जमीन छोड़ के ही भाग जाओ। वो जाके किसी जमींदार के यहां मजदूर बन गए। तो एक उसमें से एक बात तो ये निकलती है कि आज का बॉन्डेड लेबर जिसको हम कहते हैं, वो उन्हीं किसानों की संतानें हैं जो उस समय भागे थे जमीन छोड़ करके। इसका ट्रेस किया जा सकता है, इसको कुछ काम हुआ है इस पे। दूसरी बात इसमें से ये निकली कि ये जो गरीबी आई गांव में, इसकी वजह से वो स्कूल बंद हो गए। जो वो गांव वाले खुद के स्कूल चलाते थे, ये कोई सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के अंदर ये स्कूल नहीं चल रहे थे। ये जो रिपोर्टों में था कि हर गांव में एक स्कूल है, तो वो स्कूल स्वायत्त स्कूल था। वो गांव वालों के सहयोग से वो स्कूल चलता है। उसमें पैसा नहीं देते होंगे गांव वाले, उसमें ज्यादातर सामग्री देते थे जो भी वहां शिक्षक होते थे उनको।
तो सामग्री अपने सहयोग से देते थे और स्कूल शिक्षक चला रहे हैं। तो जब लोगों की हालत पतली होने लगी तो वो सहयोग करना उन्होंने कम कर दिया, तो वो स्कूल अपने आप बंद होने लगे। दूसरा कारण यह हुआ कि अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पे स्कूल खोलने शुरू किए शासन द्वारा, सेंट्रलाइज सिस्टम में, जो आज भी चल रहा है, और उसकी वजह से उनको मान्यता दे दी। उनको बंद करो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर आप दो चीजें चल रही हैं, इसको मान्यता नहीं, तो जिसकी मान्यता नहीं है वो अपने आप ही हो जाता है, बड़ी लकीर छोटी लकीर वाला कुछ मामला। तो ये दो कारणों से वो स्कूल बंद होने लगे। धीरे धीरे 70-80 साल में वो हालत बिल्कुल उलट गई। इस बात को हम लोग में से बहुत कम लोग इस पे विचार करते हैं, ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये हुआ क्या। तो एक बात हमने उस किताब में से ये पढ़ी और फिर और बातें उसमें जुड़ती चली गई, लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला था कि भाई हमारी तो कुछ और तरह के हम लोग थे। ऐसा नहीं है कि खाली ब्राह्मण ही स्कूल जाते थे और थोड़े बहुत स्कूल थे, क्योंकि थॉमस मनरो की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उसने बहुत विस्तृत रिपोर्ट बनाई है और उसने ये भी लिखा है कि कितने बच्चे स्कूलों में जाने वाले ब्राह्मण थे, कितने बच्चे क्षत्रिय थे, कितने बच्चे वैश्य थे, कितने बच्चे शूद्र जातियों के थे, कितने बच्चे अतिशूद्र जातियों के थे, कितने बच्चे मुसलमान थे। और आप देख के दंग रह जाएंगे कि जो आज का डेमोग्राफिक डेटा है उससे वो करीब करीब मैच करता है। माने अगर पॉपुलेशन में 6-8% ब्राह्मण है तो वहां स्कूलों में भी 6-8% ब्राह्मण है। अगर पॉपुलेशन में शूद्र 60% है तो वहां भी बच्चे की संख्या 60% शूद्रों की है। अतिशूद्र अगर 20-1% है तो स्कूलों में भी अतिशूद्रों की संख्या करीब करीब उससे मिलती है। यानी हर जाति हर वर्ग का बच्चा स्कूल जा रहा है, लड़कियां भी जा रही हैं, और वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। तो एक बात तो ये, तो इससे मेरे कुछ मान्यताएं टूटी जो मैंने मान रखा था कि शिक्षा तो अंग्रेज ही लेके आए, हाँ, और हमारे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही होता होगा, ये मान्यता टूटी और बहुत उपकार हुआ उससे। दूसरी बात, हमको धर्मपाल जी को मैंने संपर्क किया, ये किताब पढ़ के मैं भौचक्का रह गया और बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनसे संपर्क साधा, वो वर्धा में रहते थे और वो बहुत सहज व्यक्ति थे। तो वो बोले ठीक है, तुम हमको ले चलो, तुम्हारे पास रहता हूं 1-2 महीने। तो हमारे यहां मसूरी आके वो रहे, एक गर्मी के समय 1-2 महीने रहे और बड़े सहजता से हम लोग टहलते थे, बात करते थे, कॉफी पीते थे, चाय पीते थे। तो उसमें कभी बोल देते थे, कुछ बात होती थी, ये महिलाओं की बातें जब हम लोगों ने उनके सामने रखी तो बोले हाँ, वो जरा देखो, वो गांधी वाङ्मय तो ले आओ तुम। तो उन्होंने हमसे गांधी वाङ्मय खरीदवाया। 100 वॉल्यूम की गांधी वाङ्मय है, आप मतलब भारत सरकार छापती है, उस समय 2500 का मिलता था 100 वॉल्यूम। तो उसमें से बोलते थे अच्छा वो वॉल्यूम 16 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम उठाइए, तो उसका वो खोलिए तो देखिए जरा क्या लिखा है गांधी जी ने। ऐसे वो कभी कभी बोल देते थे, मैं उसको पढ़ता था तो वो बात मैच करती थी, जो ये महिलाएं कह रही हैं वही बात महात्मा गांधी 80 साल पहले कह रहे हैं। मुख्य बात क्या कह रहे हैं? मुख्य बात जो गांधी जी उस समय कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे स्कूलों और घर की दूरी बढ़ गई है। ये 2 अलग अलग दुनिया हो गई है। स्कूल एक तरह का, घर एक तरह का। फिर उसको, इसका मतलब क्या? भाई घर में बच्चा मैथिली में बोल रहा है, घर में बच्चा अवधी में बोल रहा है, घर में बच्चा छत्तीसगढ़ी में बोल रहा है, स्कूल में बच्चा हिंदी में बोल रहा है, या बढ़िया स्कूल है तो अंग्रेजी में बोल रहा है। तो घर की भाषा अलग, स्कूल की भाषा अलग। घर का रहन सहन अलग, स्कूल का रहन सहन अलग। घर में नीचे बैठता है, जमीन पे बैठता है, आराम से बैठता है। स्कूल में आके टेबल कुर्सी पे बैठता है। तो घर का रहन सहन अलग, स्कूल का अलग। घर में एक तरह से खाना खाता है, स्कूल में दूसरी तरह से खाना खाता। घर में जो कुछ वो करता, कपड़े जो पहनता, स्कूल में आके दूसरे कपड़े पहनता। घर में हो सकता है धोती पहनता हो, लुंगी पहनता हो, कुछ और पहनता हो, यहां आके वो पैंट कमीज पहनता है। तो ये जो घर और स्कूल की दूरी है, ये यूरोप में नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। यूरोप में भी अनपढ़ लोग हैं। यूरोप में भी उस जमाने में कोई सबको स्कूल जाते हो ऐसा नहीं है। यूरोप में जो घर की भाषा, स्कूल की भाषा एक, घर की पोशाक, स्कूल की पोशाक एक,
घर का रहन सहन, स्कूल का रहन सहन करीब करीब एक। तो ये जो घर और स्कूल की दूरी बढ़ी है, इसने बहुत नुकसान किया। क्या नुकसान किया? अब मैं मैच कर रहा हूं जो हमने देखा। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा पढ़ा लिखा गांव का बच्चा या बच्ची अपने को एक तरफ तो मां बाप के सामने तो अकड़ से चलता है कि हम पढ़े लिखे हैं, आप बेवकूफ हैं। दूसरी तरफ वो बहुत हीन भावना से ग्रस्त है, अंदर में खोखलापना है, ताकत नहीं है, और इसकी वजह से वो दूसरे की नकल करने में लगा है। नकल दो तरह की, एक तो जो हम लोग पकड़ते हैं कॉपी से कॉपी की नकल, पर इसके बावजूद एक और नकल जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो है अपने को हीन मानते हुए जिसको विकसित माना उसकी नकल। तो आप देखिए हमारे आदमी डोसा कैसे खाता है। मैं अक्सर इसका उदाहरण देता हूं। डोसा हमारी डिश है ना, अपनी भारत की खाने की एक सुंदर चीज है, दक्षिण भारत की। आजकल पूरे देश में डोसा चलता है, जैसे चीनी चाउमीन चलता है वैसे डोसा चलता है। अब देखिए डोसा कैसे खाता आदमी, आप ऑब्जर्व करिए। छुरी कांटे से डोसा खाता अगर होटल में जाता तो, घर में तो हाथ से खाता। होटल में अगर गया थोड़े भी ठीक ठाक मतलब वो वाले, तो वहां वो छुरी कांटा लाके रखता है। अब वो आदमी बेचारा छुरी कांटे से डोसा काट रहा है, और डोसा ऐसी चीज है जो छुरी कांटे में आती नहीं, तो वो जैसे ही मुंह पे ले आता गिरता है। मैंने बहुत बार देखा ये बात। अरे भाई अपनी चीज है, अपने तरीके से खाओ। अपनी चीज भी हम नकल के तरीके से खाएंगे। ये उदाहरण दे रहा हूं, क्या हो क्या रहा है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, दुख भी होता है, ये हो क्या गया हम लोगों को। मतलब उनकी चीज उनके तरह से खाएं, ये तो थोड़ा बहुत फिर भी समझ में आता है, पर हमारी चीज उनके तरीके से खा रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है। बल्कि उनकी चीज भी हमको अपने तरीके से खानी चाहिए। तो यह है नकल की बात। हम नकलची बन गए। स्कूल ये इसका सूत्र जरा समझने वाली चीज है। स्कूल अलग, घर अलग। स्कूल को बच्चे ने मान लिया श्रेष्ठ है, घर पिछड़ा है, घर बैकवर्ड है, मां बाप बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, वगैरह वगैरह। स्कूल श्रेष्ठ है, जैसा भी स्कूल है। स्कूल में जो पढ़ाया जाना चीज है वो भी श्रेष्ठ है। तो वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो तो सीख नहीं पाता, ये हम सब जानते हैं। कोई एक आध सीख लेता होगा, और मैं सीखने की बात कर रहा हूं, समझने की बात नहीं कर रहा। उसमें भी फर्क है, उसमें आते हैं हम लोग। अब वो जो वहां पे जिन मूल्यों को आरोपित किया जा रहा है वो निहित नहीं है, माने आरोपित है कि भाई ये देखो इस तरह खाना खाना बड़ी बात है, इस तरह कपड़ा पहनना बड़ी बात है, ये भाषा ऊंची चीज है। वो आरोपित है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये आरोपित मूल्यों को वो मान लेता है, स्वीकार कर लेता है बिना जाने की। अरे ये क्या हो रहा है, पी जाता है, जैसे कोई पानी पी लेता है वैसे पी जाता है उनको, और फिर उसकी नकल करने लगता है। ये हमने तो बहुत बारीकी से देखा है, बहुत दुख और पीड़ा के साथ देखा है कि ये बार बार हो रहा है। और ये खाली गांव में नहीं हो रहा, ये बीमारी शहर में भी है, ये बीमारी दून स्कूल में भी है, जो सबसे उच्च, जहां पे संजय गांधी, राजीव गांधी इत्यादि, अमिताभ बच्चन वगैरह गए हैं, उस स्कूल में भी ये बीमारी है। थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ढंग से है और कुछ नहीं है, थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म है बात, लेकिन वहां भी यही बीमारी है। तो हम शिक्षा दे करके, तो आत्मविश्वास आना चाहिए ना बच्चे में, उसमें हिम्मत आनी चाहिए, उसमें वीरता आनी चाहिए। ये तलवार वाली वीरता नहीं, ये अहम वाली वीरता नहीं, आत्मविश्वास, सही माने का आत्मविश्वास। पर हो क्या रहा है, ये तो ढीला हो रहा है, ये तो कमजोर हो रहा है, नकलची हो रहा है। नकलची आदमी में आत्मविश्वास कहां आता है। तो ये पूरा का पूरा देश खोखला हो रहा है। ये हम लोगों ने इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे। ये मैं बात बता रहा हूं आपको आज से 8-10 साल पुरानी, कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये शिक्षा तो हमको
पहले से भी कर रही, पहले जो स्कूल ही नहीं गया वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो बैठा है खेत में, होंगी वो गलत करता होगा, सलत करता होगा, लेकिन उसको कोई, आप आए पैंट में आए, टाई में आए, कोट में आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा है, ये कोट टाई वाले को देख करके तुरंत बेचारा सक पका जाता है। जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, उसने तो मान रखा है कि अरे हो, इनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, जाओ बोलते रहो। तुम बोलोगे कि तुमको सिर दर्द है, तो उनको पता होगा आपके पास सिर दर्द की गोली है, तो बोलेंगे हाँ सिर दर्द है, हो रहा है पेट में दर्द, वो आपसे ज्यादा होशियार है। लेकिन ये जो पढ़ लिख गया गांव का, वो तो आपसे घबरा जाता है, हमसे घबरा जाता है, हम सबसे घबरा जाता है, क्योंकि नकल में लगा है हमारी, और हम नकल में लगे किसी और की, और वो कोई और, हम नकल करें, देहरादून नकल कर रहा है दिल्ली की, दिल्ली नकल कर रहा है अमेरिका की। ये खोखलापन हमको बहुत सताया। आजकल मुद्दा उठ रहा है कि महिला क्यों उठाए बनाए, पुरुष को भी दिखाना चाहिए। ये अपनी जगह है, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात हो रही है कि 80% भारतीय घरों में आज भी बैठ के खाना बनता है। हमारे गांव में, उत्तरांचल में सभी घरों में प्राय बैठ के खाना बनता है। और वो महिला से मैं पूछा हूं, मतलब मेरे लोगों से बात की है मैंने, उनका कहना है वो बैठ के ही उनको कंफर्टेबल लगता है। वो अगर खड़ा होकर खाना बनाए तो उनके पांव सूज जाएंगे, उनको आदत है वैसे बैठ के खाना बनाने की, उनको ठीक लगता है। जिस गांव का बच्चा, जिस घर का बच्चा जहां बैठ के खाना बनता हो, वो स्कूल में आता है और वो ये तस्वीर देखता है, उसके मन में क्या होता होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसको लगता होगा मेरे घर में जैसे रसोई बन रही है ठीक नहीं है, हम पिछड़े हैं। ये सब आरोपित मूल्य, ये मूल्य नहीं है, आरोपण है। गलत बात मनवाई जा रही है और हम बिना जाने उसको पिए जा रहे हैं और अपने को पिछड़ा माने जा रहे हैं। एक और इससे भी खतरनाक उदाहरण, कक्षा 3 या 5 की किताब है, यूपी बोर्ड की किताब है, हिंदी की, हिंदी भाषा की किताब, हिंदी मीडियम की नहीं, हिंदी भाषा की किताब है। सरोजनी नायडू पे उसमें चैप्टर है। क्या कहता है वो चैप्टर? सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, हमारे देश की बड़ी नेता थी, इत्यादि इत्यादि, बहुत होशियार थी। 5 साल की उम्र में अच्छी अंग्रेजी में कविता लिखती थी। ये हिंदी की किताब में बोला जा रहा है। और वो बच्चा बेचारा हिंदी से ही स्ट्रगल कर रहा है। अभी तो घर में मैथिली बोलता है, अवधी बोलता है, कुछ ब्रज बोलता है, गढ़वाली बोलता है, कुमाऊनी बोलता है। वो हिंदी से ही अभी तो मशक्कत कर रहा है। उसको ये कहा जा रहा है कि वो होशियार थी, अंग्रेजी में अच्छी कविता बोलती थी, लिखती थी। बेचारा तो गया काम से। अब वो पूरी जिंदगी अंग्रेजी ही के पीछे लग जाएगा और आने वाली है नहीं, 1000 में से 1 को आएगी। बाकी चीजें कहां से सीखेगा? गणित कहां से सीखेगा? भूगोल कुछ नहीं सीखने वाला। उसकी तो बला अंग्रेजी से हल होगी, अंग्रेजी के पीछे लग गया। और आती नहीं, हीन भावना। ये जो चक्कर है, बताइए क्या करें इसका? ये हमने किताबों का सर्वेक्षण किया और बहुत सी बातें निकली, विज्ञान के बारे में बातें निकली। विज्ञान को किताब में अगर आप बारीकी से पढ़ें, कहीं ना कहीं यह भाव जाता है कि विज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। पहले यह था, आप खुदा को, भगवान को, पंडे को, मौलवी को प्रश्न नहीं कर सकते, डंडा पड़ेगा। अब यह है, आप साइंस पे प्रश्न नहीं उठा सकते, डंडा पड़ेगा। डंडे से भी बुरी मार पड़ेगी, बेवकूफ का लेबल लगेगा। पहले तो यह होता था कि तुम अनुशासनहीन हो, बदमाश हो, अब होगा बेवकूफ हो। तो बच्चे को हम पढ़ाते हैं, यहां से सूर्य 9 करोड़ फला फला मील दूर है, और बच्चा बोलता है इतना ही दूर है। मानता है या जानता है? मानता है। पर वो बोलेगा क्या मैं मानता हूं? वो तो बोलेगा मैं जानता हूं। वो बच्चा इसी तरह से उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको घुट्टी पढ़ाई जा रही है, और वो ये सोचता है मैं जानता हूं। जानता मानता कुछ नहीं है, शिक्षक भी नहीं जानता है। कोई एक आध वैज्ञानिक जानते हो तो जानते हो, वो बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं, और हम पढ़ा रहे हैं जैसे हम जानते हैं।
आपको एक उदाहरण देता हूं कितनी गलत बात हो रही है। हमने किया था बचपन में, आजकल है कि नहीं किताबों में मुझे पता नहीं। विज्ञान की किताब में एक एक्सपेरिमेंट है। एक तश्तरी लीजिए, तश्तरी में एक मोमबत्ती लगाइए, तश्तरी में कुछ पानी रख दीजिए और फिर उस जली हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच का ग्लास उल्टा करके रख दीजिए। थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और पानी ऊपर चढ़ जाता है ग्लास के अंदर। बच्चे को यह बताया जाता है, देखो बेटा, विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। ये किताब में नहीं लिखा हो, कहीं ना कहीं तो लिखा ही है, पर शिक्षक तो जरूर बोलते हैं, या भाव ये होता है, विज्ञान सत्य बोलता है। ठीक, तो देखो, देखकर विश्वास करो। ये जो मोमबत्ती बुझी, क्यों बुझी? क्योंकि ऑक्सीजन जल गई अंदर की और अब ऑक्सीजन रही नहीं, मोमबत्ती बुझ गई। ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। ठीक, पानी क्यों ऊपर चढ़ा? वो जो ऑक्सीजन जली हुई थी उसको उस खाली जगह को भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ गया। ये किताब में लिखा है, इससे वो सिद्ध करते हैं। बहुत बढ़िया। आप दो तश्तरी ले लीजिए, एक जैसी, एक में एक मोमबत्ती लगाइए, दूसरी में 3 मोमबत्तियां लगाइए और माप करके दोनों में पानी डालिए तश्तरियों में, और वही ग्लास, एक ही जैसा ग्लास दोनों के ऊपर उड़ेल दीजिए। अब देखिए क्या होता है। अगर वो जो किताब कह रही है वो ठीक कह रही है, तो अभी भी दोनों में बराबर पानी चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो उतनी ही है दोनों में, ग्लास एक ही जैसा है। पर हो क्या रहा है, जहां 3 मोमबत्ती है वहां पानी बहुत ज्यादा चढ़ता है, जहां एक है वहां कम चढ़ता है। आप करके देख सकते हैं। हम अपने बच्चों के सामने करते हैं, क्योंकि उनका भ्रम तोड़ना जरूरी है कि जो कुछ किताब में लिखा है वो सच है, ऐसा नहीं है। तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। किताब सिर्फ माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। माध्यम और लक्ष्य का फर्क बच्चे को स्पष्ट होना चाहिए, शिक्षक को स्पष्ट होना चाहिए। किताब माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य होती तो हम वही किताब पढ़ते रहते हजारों सालों से, हम बदलते रहते। लक्ष्य निश्चित, माध्यम बदल सकता है, पर अभी किताब को लक्ष्य माना हुआ है। तो ये जो झूठ विज्ञान के नाम पे, और विज्ञान ऐसी चीज जिसको आप कुछ नहीं बोल सकते, ये बच्चे में भर जाता है। तो अगर 4 लोग चर्चा कर रहे हो और कोई बात हो रही हो और 5वां आके बोले ये तो वैज्ञानिक सत्य है, तो चारों चुप हो जाते हैं। अब नहीं, अब गाड़ी बंद, अब इसके आगे नहीं जा सकता। विज्ञान जबकि सच्चाई की खोज की बात है, तो सच्चाई की खोज जारी रहनी चाहिए। इसको हम बोल करके कि ये सच है, विज्ञान कह रहा है इसलिए सच है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह की तमाम बातें किताबों में हम लोगों ने ढूंढी और हम लोगों को यह हो गया कि ये किताबें गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। तो किताबों को जरा अपने स्थान पे ले आओ। ये सब हो ही रहा था कि हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि गड़बड़ बहुत कुछ है और ये क्या हो रहा है। तो ये जो हम लोगों को लगा कि ये जो हो रहा है, किताब को हम लोगों को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक प्रयोग किया छोटे बच्चों के साथ कि जो स्थानीय परिवेश है, क्योंकि बच्चा स्थानीय से कट रहा है, मां बाप को बेवकूफ मान रहा है, अपनी भाषा को छोटा मान रहा है, अपने गांव को बेकार मान रहा है। तो ये स्थानीय को, स्थानीय चाहे वो सांस्कृतिक पहलू हो या भौगोलिक पहलू हो, दोनों में से कोई भी को हम माध्यम बनाएं किताब की जगह और लक्ष्य वही रखें। मान लीजिए लक्ष्य है भाषा सिखाना, तो भाषा सिखाएंगे। भाषा में भी क्या सिखाएंगे? भाषा भी एक माध्यम ही है, हम ये मानते हैं। क्या है असल बात? कम्युनिकेशन, संचार होना चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंचे, आपकी बात मेरे तक पहुंचे, इसीलिए भाषा है। तो यह है लक्ष्य। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाषा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या और कुछ हो, और भाषा के लिए यह किताब है। तो हम क्यों इस किताब के पीछे पड़े? हम ये आसपास के परिवेश को माध्यम बनाते हैं। तो हम लोगों ने आसपास के परिवेश को माध्यम बना के कुछ गाइड बुक्स लिखी टीचर्स के लिए, किताब बच्चों के लिए नहीं, कि टीचर उसको पढ़े और वो पढ़ करके, चाहे वो आसपास के पेड़ पौधे हों, फसलें हों, मौसम हो या भूगोल हो या
खेती करने के तरीके हो या कोई मेला त्योहार हो, कुछ भी हो, उसको माध्यम बना करके हम हिंदी सिखा दें, हम अंग्रेजी सिखा दें, कभी कभी भूगोल सिखा दें, इतिहास सिखा दें, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के हम लोगों ने 1-2 किताबें लिखी, काफी सफल रही। उसके विस्तार में भी मैं जा सकता हूं बाद में अगर समय होगा तो, कि उसमें कैसे किया, क्या किया। तो इस तरह का एक प्रयोग हम लोगों ने किया। आप कुछ पूछ रहे, बोल रहे थे। ये जस्ट अगर आपने कहा कि एक तरफा हो जा रहा है, थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा तरीके से स्टैब्लिश करने का प्रयास किया कि हमारा जो मीडिया होना चाहिए हिंदुस्तानी इसकी यात्रा अभी तक की समझ हो जाए और फिर एक क्वेश्चन पहले आपको यात्रा को पूरा कर देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन कर देते हैं, वो भी चलेगा। हाँ, तो मैं 2 हिस्सों में अपनी बात रखना चाह रहा था। एक तो यहां तक जब हम लोग पहुंचे और इसमें कुछ प्रयोग जैसा ये बताया, ये हम लोगों ने किए कि स्थानीय परिवेश से शिक्षण देने का काम हम लोगों ने किया। यहां तक का एक मोटा मोटी एक चैप्टर हमारा पूरा होता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जिसमें अभी विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, वो ये था कि जब ये इस पॉइंट पे हम लोगों को जीवन विद्या नाम की एक चीज से का पता चला, कुछ भनक लगी। किसी एक मेरे मित्र ने, मतलब धर्मपाल जी का ही फिर से नाम आ रहा है, वो दिल्ली में थे, मुझे उन्होंने बुलाया, मैं उनसे मिलने गया। एक कमरे में बैठे थे, 20-30 लोग बैठे थे, और वहां पे जब मैं पहुंचा तो धर्मपाल जी ने मेरी, कुछ लोग मुझे जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तो उन्होंने मेरा परिचय दिया कि पवन जी हैं, पहाड़ों में बैठ के कुछ शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो वहां बैठे एक मित्र ने कहा, शिक्षा पे तो कहीं कुछ बुनियादी काम हो नहीं रहा है, अगर कहीं हो रहा है तो जीवन विद्या वाले कुछ कर रहे हैं। ये मेरे कान में पड़ा 98-99 की बात है। तो मैं बड़ा वो हुआ कि ये है क्या मामला, क्योंकि वो जो मित्र थे वो काफी सीरियस गंभीर आदमी है, ऐसे ही गपशप वाले आदमी नहीं है। तो मेरी उत्सुकता जगी, ये है क्या आखिर में जीवन विद्या। और फिर धर्मपाल जी हमेशा 2 लोगों का जिक्र करते थे कि इनसे तुम मिलो, ये बहादुर लोग हैं। उसमें एक का नाम था रण सिंह आर्य, शायद यहां आएंगे या आके चले गए, हमारे मित्र हैं, जीवन विद्या में बड़ी जोर से लगे। तो ये नाम, और वो जो उस व्यक्ति ने कहा, तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ी कि भाई पता किया जाए। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जीवन विद्या, रण सिंह ने ही 2 लोगों को मेरे पास भेजा, उनसे बातचीत हुई। तो हमने कहा भाई आपका दर्शन मुझे समझना है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते का शिविर आप करिए, तब आपको समझ में आएगी, 1-2 दिन में नहीं समझ में आने वाली चीज। तो हम लोगों ने पहला शिविर अपने यहां किया, जिसमें हम लोग 12-13 लोग बैठे, और वहां से एक नया दौर हम लोगों के लिए, मेरे लिए और पूरी संस्था के लिए शुरू हुआ। और तब से हम लोग कुछ और, हमको रास्ता मिला, उस रास्ते पे अभी हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके विस्तार में मैं अभी जाऊं या कैसे करें? अच्छा, हाँ ठीक है। तो उसमें हम लोगों को जीवन विद्या का जब पहली बार हुआ, तो पहली घटना मेरे साथ क्या घटती है, मैं शिविर में बैठता हूं, तो पहली बार मुझे ये लगा, उसके पहले मैं क्या मानता था कि ये दुनिया है, ये अस्तित्व है, जो भी कुछ है, इसको समझते हम कैसे हैं। तो मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा था कि ये जो विषय होते हैं ना, इसी से समझते हैं, केमिस्ट्री से समझते हैं, फिजिक्स से समझते हैं, ये जो विषय है हिस्ट्री से समझते हैं, ज्योग्राफी से समझते हैं, ये विषय से हम इस चीजों, ये जो दुनिया है, अस्तित्व है, इसको समझते हैं। विषय नहीं होते तो जैसे हम समझते ही नहीं। ऐसा एक मान के मैं चल रहा था कि कोई ना कोई फ्रेमवर्क, कोई ना कोई ढांचा होता है, उस ढांचे से आप देखते हैं और आपको चीजें समझ में आती हैं। ढांचा ना हो तो समझा नहीं जा सकता, ये मैं मानता था। उस शिविर में 3रे या 4थे दिन किसी ने कुछ कहा नहीं, प्रबोधक ने कुछ ऐसी बात नहीं की, लेकिन मुझे अचानक ये लगा कि अरे ये तो कुछ और चक्कर है, ये तो अपने को शक्ति दे रहा है कि हम जैसा है वैसे देख सकते हैं। ये ध्यान आकर्षण कर रहा है, चीजें हैं
वस्तु है, दुनिया है, अस्तित्व है, वो है, और हमको उसको देखने की क्षमता भी है हमारे पास। यह ध्यान आकर्षण करवा रहा है कि देखो ऐसे देखा जा सकता है, विषय की जरूरत नहीं है। यह मुझे तीसरे, चौथे, पांचवें दिन कहीं पे स्ट्राइक किया, मुझे ठीक से याद नहीं है किस दिन ये स्ट्राइक किया कि यह फ्रेमवर्क की आवश्यकता नहीं है, और सही माने में देखना तो ऐसे ही होता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं उस क्षण को भूल नहीं सकता कि जब मुझे यह पहली बार स्ट्राइक किया, क्योंकि इसमें से मेरे को पहली बार यह समझ में आया आत्मविश्वास नाम की चीज क्या होती है। क्योंकि अभी तक विश्वास कुछ हासिल करके होगा, किसी के जैसा बन के होगा, कुछ सीख के होगा, यह मान के चले। अंग्रेजी सीख जाएंगे, विश्वास आ जाएगा, जो वो गांव में हो रहा है। ऐसे कपड़े पहन लेंगे फैशन वाले तो विश्वास आएगा, ऐसी गाड़ी में चढ़ेंगे तो विश्वास आएगा, ऐसे पद पे पहुंचेंगे तो विश्वास आएगा, इत्यादि इत्यादि। इतना धन हो जाएगा तो विश्वास आएगा, वगैरह वगैरह। मतलब किसी के धन की भूख होती है, किसी को नाम की भूख होती है, वो अपनी अपनी भूख है, नाम की भी भूख हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा जब मेरा नाम हो जाएगा तो विश्वास आएगा। पहली बार लगा नहीं ये विश्वास कुछ और है जिसको हम तलाश रहे थे, क्योंकि इधर तक तो हम पहुंच गए थे कि ये जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया, पृथकता स्कूल और घर के बीच, उस पृथकता से जनित हीन भावना, हीन भावना से जनित नकल होने की प्रवृत्ति, ये तो समझ में आया। और हम लोगों ने यहां भी हम पहुंच गए कि भैया दो प्रकार का आत्मविश्वास होता है। एक आत्मविश्वास होता है सापेक्ष, एक आत्मविश्वास होता है निरपेक्ष। सापेक्ष क्या है? जहां मैं आपसे तुलना करता हूं, आप मेरे से तुलना करते हो, आप तोलते हो, इसको नंबर ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले तो मेरे में विश्वास आ गया, आपको ज्यादा मिले तो आप में विश्वास आ गया, आप मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हो, आप में विश्वास आ गया, मेरे में नहीं रहा। तो ये तुलना पे आधारित आरोपित मूल्यों के आधार पर जो विश्वास जनित होता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया था सापेक्ष आत्मविश्वास। सापेक्ष, किसी के तुलना में, और आधार क्या है? बाहर के, कपड़ा लत्ता, पद, कितनी बड़ी डिग्री है, कितना धन है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे तो पहुंच गए, इसमें कुछ रखा नहीं है यार, क्योंकि अपने से बड़ा कोई ना कोई 30 मार्क आ ही जाएगा, तो फिर ढीले पड़ जाते हैं। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोले, अंग्रेज आ जाएगा, फिर ढीले हो जाते हैं। तो क्या करें? तो निरपेक्ष आत्मविश्वास चाहिए, ये तो हम पहुंच गए थे। निरपेक्ष का क्या, ये हम लोगों ने बोला भाई निरपेक्ष ऐसा जो हिले डुले नहीं, विश्वास है, कोई आए कैसा भी आए, हम अपनी जगह टिके, ऐसा विश्वास हमारी शिक्षा हमको देनी चाहिए। ये यहां हम पहुंच गए थे। कैसे मिले? इधर नहीं पहुंचे। तो पहले शिविर में यहां घंटी बजी कि भैया ये जो है समझ और सीखने में फर्क है। सीखना तो पढ़ लिया, सीख गए, पढ़ते 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 मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, आता है, समझ एक भी शब्द नहीं आ रहा है, पढ़ना सीख सकता हूं, बढ़िया तरह पढ़ना सीख सकता हूं, बढ़िया अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, समझ नहीं आ रही है, बढ़िया हिंदी पढ़ सकता हूं, समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया सवाल कर लेता हूं, समझ के नहीं करता हूं। ऐसा मैंने देखा गणित में भी, 100 में 100 नंबर लाने वाला बच्चा गणित नहीं समझता, यह हमने देखा। तो सीखना और समझना बिल्कुल अलग चीज है। अभ्यास करते रहिए करते रहिए करते रहिए, सीख जाते हैं, पर समझ अलग चीज है। तो आत्मविश्वास का संबंध सीखने से नहीं है, निरपेक्ष आत्मविश्वास का संबंध है समझने से। सापेक्ष आत्मविश्वास भले ही सीखने से आ जाए, पर समझने से ही निरपेक्ष आत्मविश्वास आएगा। और यह समझना मेरे हाथ की चीज है। यह ध्यान आकर्षण हुआ पहले शिविर में, आप देख सकते हैं। आपको स्वीकार होता है क्या? देख लो भाई, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको कैसा लग रहा है? सभी सुखी होना चाहते हैं, आप भी सुखी होना चाहते हैं। मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपके बारे में कह सकता हूं कि आप भी सुखी होना चाहते हैं। कैसे बोल रहे हो? आपको रसगुल्ला पसंद है कि नहीं पसंद है, ये तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है आपको मीठा पसंद ना हो। मैं दुनिया के हर आदमी के बारे में ये नहीं कह सकता कि उसको रसगुल्ला पसंद है, उसको लाल रंग पसंद है कि हरा रंग पसंद है, कुछ नहीं कह सकता। उसके क्या विचार हैं, कुछ नहीं कह सकता।
आप कम्युनिज्म को मानने वाले हो, आप कैपिटलिज्म को मानने वाले हो, किस इज्म को मानने वाले हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सुखधर्मी हैं, आप सुखी होना चाहते हैं, आप समृद्ध होना चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, आप विश्वास चाहते हैं। बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं दुनिया के हर आदमी के बारे में, जॉर्ज बुश से लेके बिन लादेन तक। ये पहली बार इस बात पे मेरा ध्यान गया, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान गया। और इससे बहुत बड़ी घटना हम लोगों के अंदर हुई कि अच्छा ये एक रास्ता दिखाई देता है भैया, अब शिक्षा में क्या करना है कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा है। निरपेक्ष आत्मविश्वास एक बार बच्चे में आ जाए, हुनर सीख लेगा। आज अंग्रेजी है, कल फारसी थी, परसों संस्कृत थी, ठीक, कल कुछ और हो सकता है। हिंदी पूरी दुनिया में छा सकती है, ठीक, सीख लेगा। आज भी हिंदी 2 नंबर की भाषा है दुनिया में। पहली भाषा चीनी, दूसरी भाषा हिंदी, तीसरी भाषा अंग्रेजी है। पर उसने हुआ ऐसा जमाया हुआ जैसे पहले नंबर की भाषा वो हो। असलियत तो ये है ना, चीनी 1 नंबर में, 2 नंबर में हिंदी बोलने वाले, 3 नंबर में अंग्रेजी बोलने वाले। तो हो सकता है हमारा भी कभी नंबर आए। मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, खाली एक बात कह रहा हूं। तो ये तो सीख लेंगे ना, जैसा मौसम होगा, जैसा, वैसे कपड़े पहनते हैं, तो जैसा चलन होगा वैसे हम सीख लेंगे। लेकिन समझ जो है वो टिकाऊ चीज है, वो हमेशा रहने वाली चीज है, वो बदलती बदलती नहीं है। तो ये बात हम लोगों को उस पहले शिविर में समझ में आई, और यहां से हम लोगों की एकदम अलग तरह की यात्रा शुरू हुई, जिसमें हमने बहुत सारे फिर काम किए हैं। और उन कामों को संक्षेप में अगर आपके सामने रखूं तो ये मैं कहूंगा एक बुनियादी परिवर्तन जो हमारे अंदर आया वो ये आया, हम लोगों को समझ में आया शब्द और अर्थ बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं हैं। ये बहुत बड़ी बात, घटना हमारे अंदर घटी कि भैया शब्द है, शब्दों से ही हम संप्रेषित करते हैं, लेकिन उसके पहले अर्थ है, उसके भी पहले कोई वस्तु है। तो एक वस्तु है, एक वास्तविकता है, रियलिटी है, उसका अर्थ है, और उस अर्थ को मैं आप तक पहुंचाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं। वो शब्द छत्तीसगढ़ी का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है, बंगला का भी हो सकता है। ये शब्द स्थानीय होते हैं, बदलते रहते हैं, इसमें कोई स्थायित्व नहीं है, पर अर्थ और वस्तु स्थायी है। और मुख्य बात वो है, तो मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना शब्द रूप में, तो वैसे ही सुना, पर वो शब्द का फिर आप अर्थ निकालते हो। ये काम आप करते हो, मैं करता हूं अपने अंदर। ये जो अर्थ हम निकालते हैं, मेरे बोले हुए अर्थ से अगर मैच ही नहीं करे तो संप्रेषणा कैसी हुई? हुई नहीं। आप कुछ और मान रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूं। और फिर हम लोगों को लगा आधे से ज्यादा झगड़े तो इसी बात पे होते हैं। पति बोलता है, पति बोलती है कि नहीं आप क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं वो मेरा अर्थ नहीं था, पर आपने कहा ना, आप तो ये कहे, अरे मेरा अर्थ कुछ और था, नहीं पर आप ये कहे। शब्द को लेके झगड़ा, अर्थ तक हम जाते ही नहीं। और स्कूल में भी यही हो रहा है, सारा का सारा मामला शब्दों तक है, अर्थ तक हम जाते ही नहीं। तो एक घटना यह घटी कि हम लोगों को शब्द और अर्थ का भेद बहुत साफ हुआ। और इससे फिर एक और बहुत और भी उत्तम बात हुई कि देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका अभी तक क्या है, चाहे वो स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। मैं ये मानता हूं कि मोटा मोटी पढ़ाने का तरीका, मोटा मोटी हर जगह हो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर क्या है उसका अगर जुल्मे में कहा जाए तो वो है CAT, कैट माने बिल्ली। ये तरीका है पढ़ाने का। क्या मतलब इसका? हम बच्चे को बोलते हैं CAT, कैट माने बिल्ली। C बच्चा नहीं जानता, तभी तो बोल रहे हैं CAT, कैट माने बिल्ली। बच्चा C नहीं जानता, वो आकृति C नहीं जानता, ध्वनि C भी नहीं जानता। C की आकृति, C की ध्वनि बच्चा नहीं जानता, A नहीं जानता, T नहीं जानता। उसके बाद कैट भी बच्चा नहीं जानता। संभव है, मुमकिन है कि बिल्ली शायद वो जानता हो। यह भी मुमकिन है कि बिल्ली भी नहीं जानता, क्योंकि अपनी भाषा में बिल्ली को कुछ और कहता है वो।
तो हमारा पढ़ाने का तरीका है फ्रॉम अननोन टू नोन। जो हम नहीं जानते उससे हम शुरू करते हुए बच्चे को नोन तक ले जाने की चेष्टा करते हैं। शायद कहीं भी वो भी नहीं करते, बीच में ही गाड़ी रुक जाती है। इस पे ध्यान दीजिए। गणित भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है, भूगोल भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है। मैं कहता हूं हर चीज, केमिस्ट्री फिजिक्स भी ऐसे पढ़ाई जा रही है। कभी कभी कनेक्शन हो जाता है, अच्छा है, ज्यादातर कनेक्शन नहीं बैठता। जो असल है, जो वो जानता है, उससे जो आप पढ़ा रहे हैं उनका कनेक्शन नहीं बैठता ज्यादातर, कभी कभी बैठ जाता है। तो हम लोगों ने पहली बार यह काम शुरू किया कि हम नोन से अननोन की ओर जाएंगे, माने वस्तु से अर्थ, अर्थ से शब्द। तो क्या तरीका किया कि भाई बच्चा ये पूछो उससे, छोटे बच्चों से पूछो कि आप क्या क्या जानते हो। हजारों चीजें जानता है एक छोटा बच्चा भी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता। वो जानवरों के नाम जानता है, वो पेड़ों के नाम जानता है, वो पत्थर जानता है, वो मिट्टी जानता है, हवा जानता है, पानी जानता है, रिश्ते जानता है, माँ बाप भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते जानता है, बर्तनों के नाम जानता है, फर्नीचर के नाम जानता है, बहुत कुछ जानता है छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं गया वो भी। उसी से हम शुरू करें, नोन से अननोन। और अगर वो कहे ये बिल्ली है, तो बिल्ली को भैया अंग्रेजी में कैट कहते हैं। अब उसके लिए अंग्रेजी जो है मुश्किल चीज नहीं होगी, एक संबंध खड़ा होता है। जो वो जानता है उसी पे आपने उसको एक नाम दे दिया। भाई कैट एक नाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बंगला में कुछ और बोलते हैं, पंजाबी में कुछ और बोलते हैं, अंग्रेजी में कैट बोलते हैं। उसी बिल्ली को जिसको तुम जानते हो, उसी पेड़ को जो तुम जानते हो, उसको ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में। और कैट को अंग्रेजी में इन 3 चीजों से लिखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मान्यताएं ही हैं। हमने मान लिया ये सी है, हमने मान लिया ये ए है, हमने मान लिया ये टी है। माना ही तो है, उसमें क्या है भाई, कुछ और भी मान सकते थे। आपको उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान का नक्शा है, उसमें गंगा नदी है, दिखाते हैं। गंगा हिमालय से निकलकर होते 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 बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऊपर से आती है, उत्तर से आती है, दक्षिण पूरब में चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये हम दिखाते हैं। अगर बच्चे से यह पूछा जाए पानी कहां से कहां बहता है, बताओ। हर बच्चा जानता है। आपका प्रश्न न समझे अलग बात है, पर हर बच्चा जानता है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। वो स्कूल न गया हुआ भी बच्चा जानता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अब आप बच्चे को यह कहें कि भैया ये ऊपर से नीचे पानी बहता है, ठीक बात है। ये नदी कहां से कहां बह रही है? उत्तर से लेके दक्षिण होते हुए पूरब की ओर बह रही है गंगा। तो अब बताओ, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो ढाल है जमीन का, वो कैसा होगा? वो बच्चा खुद बोलेगा, उत्तर में ऊपर होगा, दक्षिण में नीचा होगा, पूरब में नीचा होगा। और फिर आप उसको ये कहें कि कोई भी नदी अब दुनिया में तुम देखोगे कहीं भी, तो तुम ये क्या पता कर सकते हो कहां ऊंचा है कहां नीचा है? कर सकता है। तो हमने कुछ सिखाया नहीं उसको, हमने सिर्फ ध्यान आकर्षण किया। जो वो पहले से जानता है उस पे जो हम कर रहे हैं उसको कनेक्ट कर दिया, उसको उसके साथ जोड़ दिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने लगी, क्योंकि अब बच्चे में ये एक विश्वास हुआ कि मैं जान सकता हूं। कोई भी नक्शा देखूंगा, कोई भी नदी देखूंगा, मैं जान सकता हूं कहां ऊंचा है कहां नीचा है। कोई भी दुनिया की नदी देखूंगा, क्योंकि समुद्र की ओर जाने वाली नदी सबसे नीची और जहां से आ रही है वो ऊंचा। इतना ध्यान उसको दिला दिया, अब वो उसको सारी नदियों के बारे में एक चीज का पता चल गया। इसी तरह गणित, उदाहरण देता हूं, अनुपात हम सिखाते हैं बच्चों को, जोड़ सिखाते हैं बच्चों को। तो एक बार हम लोग ये करते हैं, हम बोले भाई 4 और 5 जोड़ सकते हो? बच्चा बोलता हां 9। फिर हम बोलते हैं 4 गधे और 5 घोड़े पर जोड़ो। तो अब बच्चे चुप, सोचो 4 गधे और 5 घोड़े को जोड़ो। तो थोड़ी देर बाद कोई एक बच्चा धीरे से बोलता है 9 जानवर।
अब हमारा प्रश्न होता है, तुमको जानवर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक तुम 4 और 5 9 बोल रहे थे। जैसे ही मैंने कहा 4 गधा 5 घोड़ा, तो तुमको 9 जानवर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बोल के हम 5 मिनट उनको समय देते हैं सोचने के लिए, क्योंकि खुद का दिमाग चलना चाहिए। सब कुछ हम बता देंगे तो होगा। तो अब वो उसके अंदर कुछ घटता है, कोई जवाब शायद नहीं आए, लेकिन फिर आप वो कब कोई बच्चा ये भी बोलेगा भाई गधा भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, इसलिए 9 जानवर, यहां तक आ जाता है। पर इसको फिर हम लोग आगे एक्सपैंड करते हैं कि देखो, हम समान वस्तुओं को ही जोड़ सकते हैं, हम गैर समान वस्तुओं को जोड़ ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं जोड़ सकती। तो अगर गैर समान वस्तुएं हैं तो पहले समान करो फिर जोड़ो। तो 5 कटोरी और 4 गिलास जोड़ना हो तो बर्तन में समानता है। दोनों कटोरी और गिलास दोनों बर्तन हैं, पर बर्तन के अलावा भी कुछ और है। वो जो और है, जो विभिन्नता है, भिन्नता है, उसको हटा दो, जो समानता है उसको जोड़ दो। ये बात बच्चे को बिल्कुल समझ में आती है, तीसरी कक्षा के बच्चे को समझ में आती है, और ये हमने कॉलेज तक नहीं समझी थी। मैं इंजीनियरिंग में जब गया तब जाकर मुझे इकाई क्यों लिखनी पड़ती है फिजिक्स के सम के बाद, ये तब तक ठीक से क्लियर नहीं हुआ। लिखनी पड़ती है, क्यों लिखनी पड़ती है, क्लियर नहीं था। 0 मिल रहा है, इकाई नहीं लिखी, ये तो समझ में आ गया, सतर्क हो गए कि इकाई लिखना होगा उसके आगे, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या वो जो भी होगा। लेकिन क्यों है, इस छोटी सी बात हमारे साथ कभी हुई नहीं। यह विद्या की देन है कि हम इसको कर पाए। ये सब फैलाया हम लोगों ने, लेकिन वही मुख्य बात है, वस्तु मुख्य है, अर्थ मुख्य है, जो हिलता डुलता नहीं है। सच्चाई एक है। तो एक ये गणित का आपको उदाहरण दिया, एक भूगोल का उदाहरण दिया। इसी तरह हमने इसमें इतिहास में भी हम लोगों ने इसका एक अनुपात का मैं आपको प्रयोग और बताता हूं। हम लोगों ने सोचा ये अनुपात अगर वास्तविकता है, अगर कुछ है इसमें, तो हमको सिखाना आना चाहिए, इसको ठीक से समझा सकें, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये काम किया, बच्चे से पूछते हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं तो सभी घर में कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों से पूछा, तुम चाय बनाना जानते हो? हाँ जानते हैं। चाय में क्या पड़ता है? तो बच्चा बोलता है भाई दूध पड़ता है, पानी पड़ता है, पत्ती पड़ती है, चीनी पड़ती है, 4 चीजें पड़ती हैं। ठीक, तो तुम 2 कप चाय बना सकते हो? बोला हाँ बना सकता हूं। ठीक, 2 कप चाय बन गई? बन गई। दिमाग में थॉट एक्सपेरिमेंट। अब आप 10 कप चाय बना सकते हो? हाँ बना लेंगे। तो 10 कप चाय में और 2 कप चाय में क्या अंतर होगा? चीनी, दूध, पत्ती और पानी में सबकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये बच्चा जवाब देता है, हमको पता है वो यही जवाब देगा, पर फिर भी हम पूछते हैं, क्योंकि प्रश्नों का उपयोग बड़ा जरूरी है शिक्षा में। इस पे भी हम लोगों ने कुछ काम किया, उसकी बात बाद में कर सकते हैं हम लोग, कि प्रश्न का उपयोग कैसे हो। हम ये प्रश्न पूछते हैं कि 10 कप चाय में पानी बढ़ेगा कि घटेगा, जानते हुए कि क्या जवाब है, पर फिर भी पूछते हैं। तो बच्चा बोलता है, क्योंकि ध्यान आकर्षण करवाना है, तो बच्चा बोलता है पानी बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, चीनी बढ़ेगी, शक्कर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ठीक, 10 कप चाय और 2 कप चाय जो तुमने पहले बनाई, क्या यह संभव है कि 10 कप चाय का स्वाद और 2 कप चाय का स्वाद एक जैसा हो? यह क्या संभव है? बोले हाँ संभव है। 10 कप चाय का स्वाद ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा 2 कप चाय का। ठीक हो गया। तो अब यह बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है 10 कप चाय में और 2 कप चाय में जो एक जैसी है, जो बदली नहीं? स्वाद नहीं बदला तो कुछ और भी होगा जो नहीं बदला। सोचो इसके बारे में। सोचता है, जवाब नहीं देता, लेकिन हम 2-3 मिनट उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका दिमाग उस तरफ जाने लगता है, उसका इंटरेस्ट हो जाता है और उधर जाने लगता है। फिर हम लोग बोलते हैं देखो जो नहीं बदला वो है इनका आपस में संबंध, इन चारों चीजों का, दूध, पानी, चीनी और पत्ती का संबंध जो है 2 कप में भी वैसा ही है जैसा 10 कप में है, और इसको गणित की भाषा में हम अनुपात कहते हैं। तो अब अनुपात पढ़ाएंगे। मैं बोलता हूं चमत्कारिक फर्क आया ऐसे पढ़ाने के बाद। एक तो उनका इंटरेस्ट हुआ,
दूसरा वो खुद उसको महसूस करने लगे, जो अभी तक एकदम एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज थी, जो कहीं दूर थी। तो इस तरह के हम लोगों ने काम शुरू किए विद्या को करने के बाद, कि कैसे हम जो है वहां से शुरू करके, और जो बच्चा जानता है वहां से शुरू करके उसको वहां ले जाएं जहां वो अभी तक नहीं पहुंचा था, हम पहुंचवा दें उसको। इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, सब में हो गए हों ऐसा मैं नहीं दावा करता, कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ निकल जाता है। इतिहास में भी एक प्रयोग किया, क्योंकि मेरी अपनी मानना थी कि इतिहास बच्चे पढ़ते हैं पर उनको समझ नहीं आता, पढ़ क्यों रहे यार, आखिर फायदा क्या है इसका। कोई राजा किसी से लड़ा, कोई कहीं कुछ हुआ, हमारा उससे क्या लेना देना। पढ़ते तो हैं, कुछ लोग रुचि भी लेते हैं, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने उस पर एक प्रयोग किया। उसके पीछे हम लोगों का मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि ये समझ पाए कि ये जो इतिहास है इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। तो हम लोगों ने ये उसमें बताने की चेष्टा की एक प्रयोग के द्वारा। हमने प्रयोग ये किया, बच्चे से ये पूछा कि क्या तुम्हारे घर में, क्योंकि गांव है तो हमारे लिए सुविधा है इसमें यह है कि गांव में प्राय सबका रहन सहन एक जैसा है, सभी घरों में एक ही जैसा खाना, करीब करीब एक जैसी बात। तो हमने एक बच्चे से पूछा, मतलब सभी बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी एक चीज तुम बता सकते हो जो तुम करते हो जो तुम्हारे पड़ोसी के घर से भिन्न होती हो, कोई खान पान, कोई और चीज। ज्यादातर बच्चे कोई ना कोई ऐसी चीज का नाम बताते हैं जो खाने से संबंध होती है, कि हमारे घर में ये चीज बनती है जो हमारे पड़ोसी के घर में नहीं बनती, खाने की चीज। तो फिर हम दूसरा होमवर्क उसको ये देते हैं कि तुम पता करके आओ, घर में पूछ के आओ कि ऐसा तुम्हारे यहां क्यों होता है, पड़ोसी के यहां नहीं होता, तुम्हारे यहां ही क्यों होता है। बच्चा जाता है, दूसरे दिन आता है और बोलता है मेरी मां कहती है कि ये खाना उसके घर में बनता था शादी होने से पहले, और जब वो शादी होके इस घर आई तो उसने यहां भी बनाना शुरू कर दिया, या उसकी भाभी या और कोई। तो ये इधर शुरू हो गया उस दिन से। तब हम कहते हैं ये है इतिहास, कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे गांव में आए और वो जानना चाहे कि तुम्हारे यहां ये खास क्यों हो रही है, उसके यहां क्यों नहीं हो रही, तो उसको अगर इसको तह में जाना होगा तो उसको पीछे मुड़ के देखना होगा। तो वो शादी की घटना एक घटी, उस घटना ने ये चीज तुम्हारे जीवन में आ गई और आज तुम उसको खा रहे हो। तो तुम्हारा आज का संबंध तुम्हारे पीछे से है। ये बच्चे को बात समझ में आ जाती है। तो हम कहते हैं हम लोग पैंट क्यों पहनते हैं भैया बताओ, तो फिर थोड़ा मखौल तो होना चाहिए। तो फिर बच्चे को समझ में आ जाता है कि भैया अंग्रेज 200 साल राज किए तो हम पैंट पहनने लगे, और तो कोई तरीका नहीं है। कोई बाहर का आदमी आए मंगल ग्रह से और वो देखे कि यार सब जगह अपनी पोशाक पहनते हैं, यहां इन देशों में अलग पोशाक क्यों है, उनके देश की पोशाक यहां क्यों है, तो उसको इतिहास में देखना होगा कि 200 साल राज किए, उनको हमने सुपीरियर माना, हमने उनकी नकल की, इसलिए हम पहनते हैं। फिर हम बच्चे से पूछते हैं मान लो तुम इंग्लैंड में राज किए होते 200 साल, तो अंग्रेज क्या पहनते होते, तो आसानी से बोलता है वो धोती लुंगी पहने हुए दिखाई देते। तो समझ में आती है बच्चे को बात कि इतिहास का संबंध हमारे आज से कैसे है, हमारे रहन सहन से, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। और फिर हम उसको अपने गांव का इतिहास वगैरह वगैरह करवाते हैं। तो स्थानीय परिवेश को ठीक से वो समझे कि मेरे गांव का भी इतिहास है, मेरे गांव का भी भूगोल है, मेरे गांव में भी बारिश होती है, मेरे गांव में भी सूरज उगता है। वो कब उगता है, वो पड़ोस के गांव में सूरज 6:01 पे उगता है, लेकिन मेरे गांव में 6:03 पे उगता है। पहाड़ है, अलग अलग समय उगता है। तो ये मेरा सूरज है, ये सूरज मेरा है, 6:03 पे मेरे गांव में दर्शन देता है मुझे। तो ये इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने की हैं, जिससे कि उसके पीछे सूत्र एक ही है, वस्तु, वस्तु से अर्थ, अर्थ से शब्द, न कि शब्द से वस्तु की ओर जाना। एक ये काम किया।
और टीचरों के लिए हम लोगों ने कुछ मुद्दे बनाए हैं जिसकी चर्चा अगर समय मिलेगा तो अपने करेंगे। उस पे हम लोगों ने कुछ काम किया है। उस जैसे प्रश्न, हम लोगों को लगता है प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ध्यान आकर्षण की। दूसरा काम हम लोगों ने ध्यान आकर्षण पे ही किया है। ये ध्यान आकर्षण में आखिर चीज क्या है, इस पे काम किया है। तीसरा काम हम लोगों ने मूल्य पे किया है और मूल्यांकन पे किया है, और आरोपित मूल्य और निहित मूल्य उसका भेद स्पष्ट किया है। और चौथी चीज हम लोगों ने की है कि विषय और वस्तु का अंतर समझ में आएगा, ये टीचर्स के लिए। इस तरह के कुछ मुद्दों पे हम लोगों ने कुछ काम किया है, जो हम लोग जो वहां पे शिक्षक आते हैं हमारी संस्था में, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, बांटते हैं, और ऐसे चलता है।